तो चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। आज हम उसके MCQ पढ़ेंगे कि फिल अप द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, है ना। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे आज अपन। तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग लिखना चालू करो। जो इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चंस एंड MCQs हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो लिखें अब आप लोग, लिखो यहाँ पे। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता हो, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, अगर उसका आंसर आता हो तो तुरंत मुझे आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पहला है हमारा डैश स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। डैश स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग एंड्स होती है, क्या स्टार्ट होता है? ऑब्वियस सी बात है, आंसर है अकाउंटिंग। तो क्या बोलोगे? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है। आगे लिखें पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट एंड ओनर्स आर। मैनेजमेंट एंड ओनर्स आर मैनेजमेंट एंड ओनर्स आर द डैश यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। डैश यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या बोलोगे इसको, इंटरनल यूजर कि एक्सटर्नल यूजर? सर, मैनेजमेंट एंड ओनर तो इंटरनल होते हैं, तो यहां पर आप लिखोगे इंटरनल, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ओनर आर द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड, फिर आगे लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है हमारे पास इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन। इज बेस्ड ऑन डैश ट्रांजेक्शन्स। क्या लगता है क्या आना चाहिए इसमें? इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या आएगा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। आओ फोर्थ नंबर का लिखें। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ posting the process of posting transactions into the ledger is termed as into the ledger is termed as। देखो वो प्रोसेस जिसमें हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग। चलिए फिफ्थ नंबर का, अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग हैज अकाउंटिंग हैज डैश स्कोप। Accounting has dash scope as compared to bookkeeping।
एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग का बुक कीपिंग के कंपैरिजन में कैसा स्कोप होता है? वाइडर स्कोप। ठीक है, फिफ्थ के बाद आएगा सिक्स्थ। डैश यूजर्स, डैश यूजर्स आर ग्रुप्स। आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी। आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी। Who uses the information who uses the information to make decision to make decision about the business entity। क्या लिखा हुआ है? फिर से ध्यान से समझो इस बात को। लिखा हुआ डैश यूजर। देखो दो तरीके के यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब अपन को देखना है कि इसके अंदर इंटरनल फिट होता है कि एक्सटर्नल। डैश यूजर्स आर ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस, यानी बिजनेस के जो बाहर होते हैं, बिजनेस एंटिटी के जो बाहर होते हैं। हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। तो ऐसे कौन से यूजर्स होंगे? एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल। ठीक है जी, तो समझ पा रहे होगे कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में और एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट लिखो। इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी, इंफॉर्मेशन is said to be relevant if it is, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलेवेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन तब रेलेवेंट होती है इफ इट इज डैश, इफ इट इज डैश। तो यहां क्या लिखेंगे? इफ इट इज फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम बायसनेस। बायसनेस समझते हो ना? गड़बड़ घोटाला, है ना, गुमराह करना। चलो एट्थ पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग starts with, the process of accounting starts with dash and ends with dash। समझ रहे हो? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, IMRC SAC, यही बताया था। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कब कहां से स्टार्ट होता है? आई से, यानी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और एंड कब होता है? कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन पे एंड होता है। IMRC SAC, सी मतलब कम्युनिकेटिंग पे।
एक सेकेंड होल्ड करना। चलो आओ आगे बढ़े। अब ये आ गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर आती है बात नाइन्थ। इसमें देखो आगे क्या लिखा है, अकाउंटिंग accounting measures the business, accounting measures the business transactions in term of dash, accounting measure in the term of dash units। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें अपन, अकाउंटिंग जो मेजर करता है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किस टर्म में करता है, मॉनेटरी टर्म्स में करता है ना। लिखो आगे, अकाउंटिंग मेजर द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। रेड कलर से लिखना चाहिए था, मैंने ब्लैक से लिख दिया, चलो रेड से लिखते हैं वापस, मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स should be recording in should be recording in dash order। कहते हैं कि जो भी आपके आप आइडेंटिफाई करते हो या मेजर्ड करते हो अपनी इकोनॉमिक इवेंट्स को, उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एक के बाद एक ऑर्डर, जिसको बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। डैश, अब आगे देखो 11th, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता हो तो तुरंत आंसर देना। चेंजिंग चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी टू शो द फेवरेबल पिक्चर, to show the favorable picture is called dash। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना अपने अकाउंटिंग को जबरदस्ती ये शो करना कि हाँ हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर लेना। लिखा ना चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी टू शो द फेवरेबल पिक्चर, उसको क्या कहते हैं, खिड़की सजाना, यानी विंडो ड्रेसिंग। ठीक है जी, तो अब आओ लिखो, ऊपर हेडिंग डालो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो लिखो पहला, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन, accounting records only those transactions
विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। क्या लगता है आपको, ट्रू है कि फॉल्स है? सर अकाउंटिंग में तो हम उसी को तो रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, तो ये तो एकदम ट्रू बात है। नंबर 2, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्या लगता है आपको, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, तो ये बात भी एकदम ट्रू है। थर्ड, अकाउंटिंग इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड, अकाउंटिंग इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। क्या लगता है आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो फॉल्स है, क्योंकि बहुत जो भी लोग अकाउंटिंग रखते हैं अपने, उनके पर्सनल जजमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का कोई पुख्ता प्रमाण थोड़ा ना, आपके पास कोई मशीन है तो उसमें इतनी ही मशीन घिसी होगी, आप अपने हिसाब से उसमें जजमेंट मानते हुए उस मशीन के ऊपर डिप्रेशन लगा देते हो, तो इसमें अपने पर्सनल जजमेंट तो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं भाई। तो ये नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ये कहना गलत है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है ना, बुक कीपिंग से बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइडर है, इसको पार्ट ऑफ बुक कीपिंग बोलना गलत है। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग बोलना सरासर गलत है। नंबर 5, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना, मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल पोजीशन हम बोलते हैं किसको, बैलेंस शीट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट करता है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए आओ, फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर की मैं बात करता हूं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन ऑफ द सेम थिंग। आपको लगता है कि दोनों सेम चीज है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग स्टार्ट विद बुक कीपिंग एंड्स, तो सेम कैसे हो सकती है? बुक कीपिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग, ठीक है जी। इसको क्या लिखोगे? फॉल्स। चलो एमसीक्यूज लिखते हैं अब इसके। देखो इसमें लिखा है एमसीक्यू में, पहला एमसीक्यू, फर्स्ट, विच क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, विच क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक
of accounting information which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented a रेलेवेंस। जब हम, आपको पता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटीज होती हैं, मतलब बताई लिखवाई थी मैंने आपको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो जब वो क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है तो वो कौन सी क्वालिटी मानी जाती है? रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी, ठीक है, या सी रिलायबिलिटी, ठीक है, या डी अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटी मानी जाएगी जब वो क्लियरली, क्या बोला है इसके अंदर, इज रिफ्लेक्टेड, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंट। जब आप उसको क्लियरली प्रेजेंट करते हो तो हम क्या बोलेंगे, उसमें कौन सी क्वालिटी है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंड करने लायक है ना, वो क्लियरली प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग इन्वॉल्व recording of a only non-financial transaction, b only financial transaction, ठीक है, both A and B, both A and B, और D personal transactions of the owner। समझ रहे हो? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्या लगता है कि इसमें क्या चीज आनी चाहिए? देखो, अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ, क्या होता है, क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ खाली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करता है? अपना ये बोथ ए और बी दोनों करता है, या पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर करता है? तो साफ पता है खाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, ये बात अपन पहले ही पढ़ के आए हुए हैं, है ना। चलो बी पॉइंट को टिक लगाओ और अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? विच of the following is not an objective of accounting? A, to assist the management,
ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। बी, टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, to provide information to various users, and D, to measure business transaction in the term of money। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्या होगा थर्ड का आंसर? डी। ये हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़ा, टू मेजर द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट लिखें अब आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग? लिखो, which of the following is first step of accounting? ठीक है, लिखो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ, ए है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल, analysis and interpretation of financial transactions, B, identification of financial transactions and event, financial transaction and events, C, summarizing, and D, communicating the information to the user। the information to users। तो क्या लगता है, फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? आप जानते हो अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? IMRC HSE, तो आई फॉर आइडेंटिफिकेशन किसमें लग रहा है? बी में। चलिए फिफ्थ नंबर का लिखें, फिफ्थ नंबर का लिखो, विच एक्सटर्नल यूजर of accounting information is most interested in knowing the long term solvency position।
मतलब ऐसा इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर ऐसा है जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशंस को के ऊपर फर्म की इंटरेस्टेड रहता है। इनमें से ए, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बी एम्प्लॉइज, सी मैनेजमेंट, डी रिसर्चर। ऑब्वियस सी बात है, देखो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा ना वो बैंक होगा हमेशा। ठीक है जी, चलिए अब इनमें से कौन सा बताओ इंटरनल यूजर है सिक्स्थ में। इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ए रिसर्चर, बी क्रेडिटर, सी मैनेजमेंट, डी गवर्नमेंट। आपको खुद पर पता लग पा रहा होगा इन सब में कौन इंटरनल यूजर कौन होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट में लिखवा भी चुका हूं आपको थ्योरी के अंदर। सेवेंथ नंबर पर आ जाओ। अब सेवेंथ नंबर क्या बात बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a business transaction। इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ए bought furniture of ₹10,000 for बिजनेस। ठीक है ना। बी पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ₹5,000। सी पेड son's fee from her personal bank account। son's fee है, fee from his personal bank account ₹20,000। and D paid son's fee from the business ₹2,000। अब आपको सोचें, देखो इसके अंदर क्या चीज है। फर्नीचर बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। सैलरी आप ऑब्वियस सी बात है बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय को पे करते हो, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। अपने सन की फी पेमेंट कर रहे हो पर्सनल बैंक से, इसमें बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि आप पर्सनल बैंक से पेमेंट कर रहे हो। तो आंसर तो देखो यही होना चाहिए क्योंकि इसमें बिजनेस का क्या लेना देना। अब यहां पर डी में क्या, सन की फी तो पेमेंट कर रहे हो लेकिन बिजनेस में से कर रहे हो तो उसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट तो हो गया ना। लेकिन पर्सनल अकाउंट में से ही सन की फी पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे बिजनेस का तो कोई अता पता ही नहीं आया ना बीच में। तो इसलिए ये इसका आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद है यहां तक के एमसीक्यू आपको क्लियर हो गए होंगे और इसके आगे के एमसीक्यू अपन अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करके नया चैप्टर भी अपन अगली क्लास के अंदर ही स्टार्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह क्लियर हुई होगी।